अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बुक का चैप्टर 10 देखने जा रहे हैं जिसमें अकाउंटिंग रूल्स डिस्कस हो रहे हैं। अकाउंटिंग रूल्स, तो क्यों ज़रूरी है अकाउंटिंग में कोई रूल्स बनाना? तो जब आपने अकाउंटिंग ईजाद की थी, लेट्स सपोज मैंने ईजाद की थी, बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी एक कंपनी पाकिस्तान में है, एक कंपनी चाइना में है। चाइना वाली कंपनी ने अपना हिसाब किताब भेजा, उन्होंने किसी और तरीके से एंट्रीज पास कर दी, मैंने किसी और तरीके से एंट्रीज पास कर दी। बाद में जाके रिकनसाइल कर रहे हैं तो उनके हिसाब से प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट कुछ और आ रहा है। असल में हालात क्या है, कैसे फैसला करें? मसला समझ रहे हैं कि एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन कैसे होगा, एक ही बिजनेस की मुख्तलिफ ब्रांचेस कैसे एक जैसे ऑपरेट कर सकेंगी। और अब तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, मल्टीनेशनल कंपनी मौजूद हैं, तो इतनी मल्टीपल किस्म के सोर्सेज हैं जहाँ पे के डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो अगर वो डेटा सिमिलर सेम पैटर्न्स पे नहीं बना हुआ होगा, एक जैसे रूल्स फॉलो नहीं किए होंगे, तो फिर वो एक दूसरे से कंपेरेबल ही नहीं रहेगा। ये बात समझ आ रही है कि आप अकाउंटिंग किसी और तरह करते हैं, आप अकाउंटिंग किसी और, अच्छा डेबिट क्रेडिट तो सेम कर लिया चलें आपने, लेकिन जब कोई स्पेशल सिचुएशन आई तो उसमें आपने क्या फैसला किया, मैंने क्या फैसला किया, हमारे फैसले सेम होने चाहिए। तो इसलिए जो असल में अकाउंटिंग सीखते हैं, जिसको आप कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो आखिर में सिखाई जाती है अकाउंटिंग की टेक्निक्स के साथ साथ, आखिर में सिखाया जाता है कि इस सिचुएशन में हम पूरी दुनिया वाले मिलके यही फैसला करेंगे, हमेशा इस सिचुएशन में ये चीज़ डेबिट ही होगी, इस सिचुएशन में ये चीज़ यहाँ से माइनस करके ही रिजल्ट निकाला जाएगा, पहले ये माइनस करेंगे फिर ये निकाला करेंगे। तो मुख्तलिफ चीज़ों में ये फैसला करना कि किस सिचुएशन में क्या करना है, उसके लिए हमें रूल्स चाहिए। पहले पहले जो रूल्स होते थे ना, वो होते थे जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनको हम कहते थे गैप। जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ? यानी ये वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में, मुख्तलिफ ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, उसमें बैठ के डिस्कशंस में डिसाइड हुआ कि हाँ, हमें अकाउंटिंग इन रूल्स के मुताबिक करनी चाहिए। ये सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन एक्सेप्टेबल होना और इन्फोर्स होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो हर मुल्क में एक इदारा है जो उस मुल्क के तमाम कंपनीज जितने भी बिजनेसेस हैं, तमाम बिजनेसेस के ऊपर इन्फोर्स करता है कि ऐसे ही अकाउंटिंग करेंगे तो मानी जाएगी, अकाउंटिंग में ये वाले रूल्स फॉलो करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग हिसाब किताब को मानेंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, हिसाब किताब रिजेक्ट कर दिया तो क्या करें? जितनी बड़ी कंपनी होती जाती है उसको लाजमी होता है कि वो अपने करेक्ट हिसाब किताब गवर्नमेंट को भी सबमिट कराए, पब्लिक को भी सबमिट कराए। तो अगर वो नहीं मानेगा तो उसको तो कारोबार बंद हो जाएगा। तो यूँ ये छोटी बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो लोकल इदारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का होता है, वो अपने मुल्क के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से वो कवानीन नाफिज करता है। उसके बाद आखिर में आती है बात कि इंटरनेशनली भी हम कुछ कवानीन का निफाज करते हैं। पूरी दुनिया में ये चाहते हैं कि अकाउंटेंसी जो है ना वो सिमिलर हो जाए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की अकाउंटिंग अलग, जैसे लॉ में होता है ना, लॉ में इंग्लैंड का लॉ अलग है, यूएस का लॉ अलग है, पाकिस्तान का लॉ अलग है। जिन प्रिंसिपल्स पे ये मबनी है वो प्रिंसिपल्स भी कुछ मुख्तलिफ हैं। इस वजह से हम अकाउंटिंग में चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो इसलिए इंटरनेशनली हम कहते हैं IAS अप्लाई करो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अब ये सारी तफसील जो मैंने प्रियम्बल था वो दे दिया, अब हम असल बात पे आते हैं। मैं नाम लेता जाता हूँ। नाम रखे गए हैं, नाम इसलिए रखे जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। अच्छा, बातें सारी ऐसी होंगी आप कहेंगे इसमें था क्या, बात तो समझ में, ऐसे वैसे भी हम ऐसे ही करते, लेकिन वैसे भी ऐसे ही करते, लेकिन फिर भी चीज़ों को ऑब्वियसली कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। सर्दियों में स्वेटर पहना जाएगा, भाई वैसे ही पहनते नहीं भाई, हो सकता है कोई ना पहने, इसलिए वाजे कर दो कि ये रूल है भाई। तो जो रूल्स हैं उनको कह देना ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत ये अज्यूम करना कि लोग खुद ही से कर लेंगे। ये तो कॉमन बात है, सबको पता ही होगी। पहली बात, अब कुछ बातें आएंगी। बिजनेस एंटिटी क्या चीज़ होती है?
आपके पास खुला हुआ है, आपकी बुक्स खुली हुई है। दिस इज अ सेपरेट पर्सनैलिटी फ्रॉम द बिजनेस। अच्छा, स्पेशली ये कहाँ अप्लाई होता है कि जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं। क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कारोबार खोला XYZ स्टोर, और ये मेरे घर के एक्सपेंस हैं, होम एक्सपेंस, होम रेवेन्यू, होम समथिंग। तो XYZ स्टोर को एक टोटल सेपरेट एंटिटी मान के इसका इसका हिसाब किताब लगाया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो मालिक है वो अपना हिसाब किताब भी इसमें जोड़ना शुरू करे। मालिक ये कहे कि भाई जो भी प्रॉफिट है पहले वो प्रॉफिट कैलकुलेशन होगी फिर मैं निकालूंगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से बीच में से कुछ पैसे गायब होना शुरू हो गए, बेहिसाब काम हो रहा है, या घर का हिसाब भी इसमें डाला जा रहा है, होम एक्सपेंस भी जो है वो आपके बिजनेस में डाला जा रहा है। तो कारोबार एक सेपरेट एंटिटी मानी जानी चाहिए और उसका बाकायदा अलग हिसाब होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? और कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे जैसे कि एक अलग से शख्स मौजूद है। एंटिटी का मतलब होता है ना, एक अलग से जात मौजूद है, कारोबार एक अलग जात है। ठीक है, आपको जो भी खर्च करना है आप अपना हिसाब किताब अलग लिखिएगा। आपको अगर पैसे निकालने हैं तो ड्राइंग के अकाउंट में डालते हुए पैसे निकाल लीजिए, ताकि हम अपने कारोबार के हिसाब किताब में अपना हिसाब किताब प्रॉपर मैनेज करें। आपने आटा लिया, चीनी ली, दाल ली, हमसे हमें इससे कंसर्न नहीं है, वो आप अपना लेते रहिएगा। लेकिन जो हमसे अगर पैसे निकाले तो कैपिटल में ड्राइंग निकाल दें, वरना ड्राइंग इन केस ऑफ गुड्स हम माइनस करेंगे स्टॉक्स में से। अगर आपने पैसे नहीं निकाले, गुड्स निकाल लिए, तो अचार बनाने की कंपनी थी, अचार निकाल के खा रहे हैं, तो ठीक है। समझ में आती है बात? बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब हुआ? तो ये कोई मुश्किल बात थी? बेसिक सी बात है ना, ऐसी सारी बातें बेसिक सी आएंगी। एक है कंसिस्टेंसी। जो फैसला आपने एक दफा कर लिया उसी फैसले पे कायम रहें, बेसिक सी बात है। मसलन मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन में आपने कुछ रूल्स डिफाइन करने होते हैं कि हमारी कंपनी में ये काम ऐसे हुआ करेगा। जैसे कि एक आगे आने वाली बात है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ फार्मूले हैं। तो आप ये वाला फार्मूला यूज करना चाहते हैं या ये वाला, एक दफा तय करेंगे फिर वही फार्मूला यूज करेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो मेथड्स आपने अपनी अकाउंटिंग में यूज किए हैं हर दफा उसी को यूज किया जाएगा। ये नहीं कि साल कभी किसी साल कुछ, कभी किसी साल कुछ। तो जो अकाउंटिंग पीरियड के टू अकाउंटिंग पीरियड जब आप मेथड्स को चेंज करते हैं तो फिर कंपेरेबल नहीं रहती है स्टेटमेंट्स हमारी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी में पिछले 30 साल से डेप्रिसिएशन का एक रूल अप्लाई होता हो, एक मेथड अप्लाई होता हो। आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठा, उसने कहा ये जो मेथड हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन का अप्लाई हो रहा है हम इससे एग्री नहीं कर रहे, इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये ज़्यादा मुश्किल है या कॉम्प्लिकेटेड है, या हमारी एसेट्स जिस तरह से डेप्रिशिएट होती हैं ये रूल उसको सही से नहीं फ़ायदा उठा पा रहा उसका। तो आपका बोर्ड बिल के वो रूल चेंज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में, 2-2 दिन में चेंज होगा। ऐसा भी नहीं है कि रूल कभी कोई चेंज हो ही नहीं सकेगा, ये तो लॉजिकल बात हो गई ना। कंसिस्टेंसी सिर्फ ये कह रही है कि ये किसी की मर्जी पे नहीं होगा कि अचानक से अकाउंटेंट ने कहा अब ये कर दो, चलो अब ऐसा कर दो। बल्कि अगर कोई तब्दीली आएगी तो फिर वो बाकायदा सोच समझ के और लोगों की इजाज़त से आएगी, इत्तेफाकिया तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। ये कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा मामला रहे, चलता रहे। फिर एक कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं डुअलिटी। डुअलिटी का क्या मतलब होता है? एक तो हर जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। इसको हम कहते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल। तो मुश्किल बात है, डुअलिटी के नाम से समझ में आ रही है बात। ये भी बेसिक सी बात थी। तीसरी बात है, तीसरी है चौथी पता नहीं कौन सी है, खैर तादाद छोड़ते हैं। नेक्स्ट बात है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये नाम, गोइंग कंसर्न। अच्छा नाम रखते हुए लोगों ने कहीं कहीं अच्छा भी सोचा है, अच्छा सा नाम रखते हैं कोई। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि कारोबार ऐसे चलाया जाएगा कि जिसको चलाते रहना है। ये सोच के कारोबार नहीं चलाया जाएगा कि पता नहीं अभी ख़त्म ही हो जाए शायद।
ये बात क्या बात हुई? इस साल जो एसेट्स बचेंगी वो अगली साल कैरी डाउन होंगी। ऐसा नहीं होगा कि हर साल एसेट्स को क्लोज करके अकाउंट बंद करके उसको कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करके खत्म किया जाए, फिर अब अगले साल दोबारा से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हर साल जो अकाउंटिंग है उसको इस तरह से क्लोज करेंगे जैसे नेक्स्ट ईयर उसको ओपन करना है, आगे चलाना है। गोइंग कंसर्न का मतलब है हम अपनी इंटेंशन से, अपनी अकाउंटिंग से शो करेंगे कि द बिजनेस हैज टू गो ऑन इनडेफिनेटली, ये चलता रहेगा हमेशा जब तक कि ऑफिशियली क्लोज ना कर दिया जाए। ऑफिशियली क्लोज करेंगे तो क्लोज करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग ईयर टू ईयर ऐसे चलेगी जैसे कि अभी इस बिजनेस को आगे चलना ही है। तो ये पूछा नहीं जाएगा हर दफा खुद से कि क्या इस साल चलानी है आगे या बंद करें, इस साल चलानी है आगे या बंद करें, ऐसा नहीं सोचा जाएगा। अकाउंटेंट अकाउंटिंग ऐसे करता रहेगा कि गोइंग कंसर्न है, चलता रहेगा मामला। हाँ, अगर कभी एक कंपनी बंद होगी तो अलग से ऑर्डर आएंगे और फिर आप खास तौर पर उसको बंद करने के बारे में सोचेंगे। It is assumed that the business will continue to operate for an indefinite period of time, that there is no intention to close down the business. This is the going concern. तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉन करंट एसेट्स जो है वो अपनी बुक वैल्यू पे शो होती रहेंगी, डेप्रिसिएशन काटी जाती रहेगी हर साल, कैपिटल अकाउंट हर साल एडजस्ट होता रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो साल के साल होनी है वो करते रहेंगे, आप उसको बंद नहीं कर देंगे मामला। ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट। जो भी चीज जितने की खरीदी गई थी उसी पे रिकॉर्ड होगी। अब इसमें कुछ मसले आएंगे, क्या मसले आएंगे अभी मुझे आप बताइएगा। हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब नाम से समझ में आ रही है बात, कॉस्ट की जो असल हिस्ट्री है उसके मुताबिक रिकॉर्ड होगी। एक गाड़ी मैंने खरीदी थी 40 लाख रुपए की, 4 मिलियन बने, 40 लाख की मैंने एक गाड़ी खरीदी थी तो 40 लाख पे रिकॉर्ड की जाएगी। इससे मसला क्या है अब्दुल्ला भाई, बता सकते हैं आप? 40 लाख की गाड़ी खरीदी थी और अगले साल 55 लाख की हो गई, 50 लाख की हो गई, कम की हो गई। तो अब क्या करेंगे? नहीं, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन अलग चीज है। लेकिन अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर हम थोड़ा सा इसको अलग से ट्रीट करते हैं, बात करता हूँ मैं अभी। जब भी किसी चीज की वैल्यू लिखी जाएगी तो जो उसकी रसीद पे कीमत लिखी थी उसके हिसाब से लिखी जाएगी, ये असल उसूल है। हाँ, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी वैल्यू अप्रिशिएट इस लेवल पे हो जाती है कि अब वो उतने की रही ही नहीं। 40 लाख की गाड़ी ली थी भाई, इस वक्त ये गाड़ी 60 लाख की है, तो आप 40 लाख रिकॉर्ड में रखे हुए और है 60 लाख की वैल्यू। तो इसमें मसला है कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि उसको वो री वैल्यू करवा ले, लेकिन रीवैल्यू करवाने के लिए उसको बाकायदा एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं जो कि आके उसकी वैल्यूएशन करते हैं और फिर उसको रीवैल्यू असाइन करते हैं। फिर वो एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वो डॉक्यूमेंट लगता है कि अब ये 40 की नहीं, ये 60 की है, 6 मिलियन की है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कोई भी किसी भी एसेट की कीमत लिखी हुई होने से किसी कंपनी में क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, अकाउंटिंग से ना आपको आपकी पूरी दुनिया में लोगों को आप धोखा दे सकते हैं अकाउंटिंग गलत करके। सबा ने कंपनी खोली और कंपनी खोल के सबा कह रही है कि सफ़िया बाजी मेरी कंपनी खरीद लें, और सफ़िया बाजी ने कहा कितने की? सबा ने कहा भाई 50 करोड़ की तो मेरे पास एसेट्स पड़ी हुई हैं, 50 करोड़ की गाड़ियाँ वाड़ियाँ एसेट ऐसी वैसी 50 करोड़ के पड़े हुए हैं, डेप्रिसिएशन लगाई नहीं मैंने। चलें, एक बात हुई, 50 करोड़ के एसेट वैसेट पड़े हुए। आपने कहा ओके, अब सफ़िया बाजी कैसे फैसला करेंगी कि ये एसेट 50 करोड़ की है या नहीं है? सफ़िया बाजी कैसे बताएंगी कि एसेट कितने की है? तो सफ़िया बाजी जब ये कहेंगी कि तुम्हारे पास इतने करोड़ की चीज़ें हैं तो ज़रा साबित तो करो कि तुम्हारे पास इतने करोड़ की चीज़ें हैं, तो सबा कहेगी आप देखें, खुद देख लें। नहीं, सबा को वो रसीदें दिखानी पड़ेंगी जिसमें सबा ने जितने की चीज़ें खरीदी थी। और अगर सबा ये कह रही है कि भाई ये मैंने 40 की गाड़ी खरीदी थी अब 60 की है, तो सफ़िया बाजी सबा की ज़बान का एतबार नहीं करेंगी, वो रिटन डाउन चीज़ को मानेंगी कि भाई बुक में लिखा हुआ है कि ये है।
तो सभा क्या करेगी, सभा कहेगी कि ठीक है मैं अभी मार्केट से रीवैल्यूएट करवाती हूँ आपका वो कौन सा पार्क व्हील्स पे लेके जाएगी, उसको रीवैल्यूएट करवाएगी, वो कहेंगे भाई अभी गाड़ी स्टार्ट की है, रिटर्न में आएगा पूरी रसीदनुमा बन के उसके साथ अटैच होगी, वो कहेगी देखें अब ये मेरे पास रिटर्न प्रूफ मौजूद है कि ये गाड़ी इतने की है, तो वो माना जाएगा। तो जो भी कॉस्ट लिखी जाएंगी वो लिखी जाएंगी जो साबित की जा सकती हैं, वो वर्चुअली अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा जाएगा, चलो ऐसे ही लगा दो अपनी तरफ से, जिसकी रसीद बन सकती है, जिसको फिजिकली प्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन इसमें से बाद में माइनस होती है, वो एक अलग कहानी है, वो हम अगर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब क्या है कि चीज़ों की कीमतें वो लिखी जाएंगी जो हमारे पास रसीद में मौजूद हैं, और हो सकता है कि अब नई कीमतें बढ़ चुकी हों तो फिर आपको उसके लिए भी फिजिकल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि ये नई हमने एक इवेल्युएशन करवाई है और उसकी सूरत में अब ये जो हमारी चीज़ है ये महंगी है। और बहुत सी कंपनियां ये नहीं करवाती, एक गाड़ी 40 की खरीदी थी, 40 की रिकॉर्ड में रखी है, 40 की ही चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 40 की ही चला रहे हैं। The matching principle is also referred to as the accruals principle. This is an extension of the realization principle to include other income and expenses. The revenue of the accounting period is matched against the costs of the same period. The timing of the actual receipts and payments is ignored. क्या बात हुई भाई, लाइए माइक दीजिए आप, क्या बात हुई, बात समझ में आ रही है किसी को? हम जरा घुमा रहे हैं माइक ताकि बच्चे जागते रहें। मैचिंग प्रिंसिपल को नाम से समझिए ना, ये अच्छी बात ये है इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कि नाम में काफ़ी समझ में आ जाता है। गोइंग कंसर्न खाली एक इंटरेस्टिंग ज़्यादा हो गया, अदरवाइज बाकी नाम। मैचिंग का मतलब होता है कि जिस जिस ज़माने के की इनकम्स को देखा जा रहा है उसी ज़माने के एक्सपेंसेस देखे जाएं। ये बात समझ आती है? ये क्या, इससे क्या मसला हो सकता है? मसला ये हो सकता है, देखिए हमेशा अकाउंटिंग ये देख रही है कि किसी को धोखा ना दे दें लोग। तो आपने दिखाई कि मेरी भाई इनकम बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिजनेस बेचना है आपको, तो आप इनकम बड़ी दिखा रहे हैं, या टैक्स लगा, टैक्स बचाना है तो इनकम कम दिखा रहे हैं। तो दोनों सूरतों में ना कम दिखी ना ज़्यादा दिखे। वो कैसे कि आपने फर्स्ट से फर्स्ट तक की, या फर्स्ट जुलाई से 31 जून तक की अगर आपने हिसाब रखनी है इनकम का, तो फर्स्ट जुलाई से 31 जून तक की ही एक्सपेंस भी लिए जाएंगे। ऐसा ना हो कि इनकम सारी नवंबर के लिए और एक्सपेंस नवंबर दिसंबर मिला के ले लिए, तो फिर इनकम कम नजर आएगा, प्रॉफिट कम नजर आएगा। या प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए आपने 1.5 महीने का प्रॉफिट इनकम ले लिया और 1 महीने के एक्सपेंस से माइनस कर दिया। तो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है फिर, कि किस डेट को क्या कार्रवाई हुई थी, उसके हिसाब से रिकॉर्ड जो है वो आपस में मैच किया जाएगा। तो रेवेन्यू ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज मैच्ड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड। तो इसलिए कभी कभी आप क्या करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि वो आपकी डेट से गुजर गई, जो आपने जिस चीज को जिस पीरियड में बेचा था बस वही कंपेयर की जाएगी कॉस्ट से, और जो बिकी नहीं उस पीरियड में, जो बाद में बिकनी है, उसको माइनस करना है आपको। ठीक है, अगला मुझे पढ़ के सुनाएंगी जनाब, कौन सुनाएंगी मुझे? उरूज बाजी सुनाएंगी जी। क्या है नेक्स्ट प्रिंसिपल का नाम क्या है? एक सेकेंड, जागना पड़ेगा। गाने का ध्यान नहीं बेटा। जी सुनाइए, शाबाश, माइक करीब करके। स्टार्ट है, मैंने बंद किया ही नहीं, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही। जी चलें। The materiality principle applies to items of very low value, items which are not material, which are not worth recording as separate items. The other principles can be ignored if the time and cost involved in recording such low value items outweigh any benefits to be gained from the strict application of these principles. जी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो अकाउंटिंग करते हुए आप ये देखेंगे मटेरियल वैल्यू कितनी है उस चीज़ की जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप पेनी स्मार्ट मत बने, अकाउंटिंग में कहना चाह रहे हैं। क्या पेनी स्मार्ट बनने का मतलब समझते हैं? पेनी स्मार्ट का मतलब चार आने बचा रहे हैं और रुपया कमा रहे हैं, चार आने बचाने के चक्कर में रुपया गंवा रहे हैं। पेनी स्मार्ट उसको कहते हैं कि पैसे पैसे का हिसाब रख रहे हैं और हिसाब के चक्कर में इतना खर्चा हो रहा है। लाओ भाई, चार आने का क्या खरीदा था, टॉफी खरीदी थी, रसीद लेके आओ। अब रसीद 2 रुपए की है, चार आने की रिकॉर्डिंग के लिए 2 रुपए की रसीद खर्च हो रही है।
तो मटेरियलिटी का मतलब ये हुआ कि बिजनेस जो है वो ऐसी कॉस्ट जिसका के हिसाब रखना उसके छोटे होने की वजह से मुमकिन नहीं है, इतनी छोटी छोटी सी हैं कि उसका हिसाब रखना मुमकिन नहीं है। उसको एक बंच करके एक जनरल सा नाम देके और हर महीने हर साल उसको लगा लिया करो। मटेरियल वैल्यू देखो जिसकी कि तुम अकाउंटिंग करो। अगर एक चीज ऐसी है जो कि मटेरियल वैल्यू नहीं रखती, उसको आप किसी और जगह पे बंच कर दो, ग्रुप कर दो। जैसे कि पेटी कैश, पेटी कैश में आपने एंटरटेनमेंट के नाम पे ग्रुप कर दिया चीजों को। समोसे की अकाउंटिंग अलग, पैटीज की अकाउंटिंग अलग, बिस्किट की अकाउंटिंग अलग, चिप्स की अकाउंटिंग अलग। ऐसा नहीं करो, बल्कि चीजों को बंच ग्रुप कर दो, ताकि ये कि आपकी वो एक मटेरियल वैल्यू तो उसका हिसाब रखने का कोई फायदा तो। चार चार आने का हिसाब रखना शुरू करोगे तो उसकी रिकॉर्डिंग ही उससे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी जितनी की वो चीज होगी। ठीक है, अच्छा अब ये कितनी अमाउंट पे सेट होगा, ये मुख्तलिफ बिजनेसेस सेट करेंगे। ये अमाउंट भी सेट की जा सकती है कि मटेरियलिटी हमारे यहाँ कितनी अमाउंट पे तय होगी। जो चीज़ 2 रुपए से कम की होगी वो रिकॉर्ड में इस तरह से जनरलाइज कर दी जाएगी, ग्रुप कर दी जाएगी। जो चीज़ 100 रुपए से कम होगी उसको ग्रुप करेंगे। नहीं जी हमारा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, जो 1000 रुपए से कम की चीज़ें होंगी उसके लिए आपको रसीदों की जरूरत नहीं है, वो ग्रुप कर दो बस खाली। नहीं नहीं हमारा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे यहाँ जो चीज़ें लाख रुपए से कम की आएंगी ना उनका हम हिसाब नहीं रखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कारोबार किस चीज़ में डील करता है, कितनी क्वांटिटीज़ में डील करता है, और कितनी रनिंग है बिजनेस की। कितनी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। या इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि वो गायब भी होती रहें कंपनी से। इग्नोर करने का मतलब है कि उनको बंच कर दें आप। उसके लिए रसीद की ज़रूरत नहीं है कि लाओ भी समोसे की रसीद दिखाओ। ठीक है, तो जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, इस तरह के नाम करके आप चीज़ों को बंच करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या बना, प्रिंसिपल मटेरियलिटी का ये बना कि मटेरियल वैल्यू तो हो उस चीज़ की जिसको कि आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसका अलग से अकाउंट बनाना चाहते हैं, उसका बाकायदा डेबिट क्रेडिट करना चाहते हैं, समोसा डेबिट समोसा क्रेडिट, ये सही नहीं है। तो जिसकी मटेरियल वैल्यू नहीं है, बहुत कम वैल्यू है, तो उसकी अकाउंटिंग को बंच कर दिया जाएगा, ग्रुप कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो अगला मौका मैं दूंगा दावत कलाम सवाबा जी को देता हूँ। जी सवाबा जी बताइए नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, वीडियो ऑन है जी। मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट समझ में आती है? नाम सुन के बता सकते हैं आप? The money measurement principle means that only information which can be expressed in terms of money can be recorded in the accounting records. ये देखें समझ में आती है बात। चीज़ों की क्वालिटी मेजरमेंट नहीं करेंगे हम चीज़ों की इमोशनल मेजरमेंट नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे चीज़ों को मनी में रेफर करेंगे। ये इतने की है, ठीक है। किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन अकाउंटिंग में कैसे होगी? मेरी गाड़ी, तो कैसे पता चलेगा मेरी गाड़ी? उससे आगे एक नंबर लिखा होगा, वो उसकी प्राइस होगी। चीज़ों की जो भी इवैल्यूएशन है, चीज़ों की जो भी रिप्रेजेंटेशन है, वो मनी वैल्यू में होगी। क्वांटिटीज भी नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बात समझ रहे हैं ये क्यों ये बात की जा रही है? इन्वेंट्री में ये मसला आता है। मैंने जो है वो 50 की इन्वेंट्री है मेरे पास। 50 क्या, आप रुपए में बताओ इन्वेंट्री कितने की है, क्योंकि अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट में से वो रुपए माइनस होंगे, वो क्वांटिटी माइनस नहीं होगी। बात समझ आ रही है? मेरी बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर वो रुपए ऐड होंगे, उसकी क्वांटिटी ऐड नहीं होगी। क्वांटिटी रिकॉर्ड में रखनी है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड के अंदर अलग से क्वांटिटी रिकॉर्ड होगी। एक अलग से काम है कि इन्वेंट्री की क्वांटिटी का रिकॉर्ड रखा जाए। लेकिन जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो हर वो चीज़ जिसका कोई नाम होगा, उस नाम के साथ उसकी कीमत होगी, उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, उसकी मनी मेजरमेंट ली जाएगी। उसकी सिर्फ क्वांटिटीज, उसके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं होंगे। हमारी कंपनी में बहुत हाई चीज़ है मोराइल, तो भाई कितने का है मोराइल तुम्हारा? अच्छा आपको पता है कि ये इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे कि आपने कहा कि मैंने आज स्कूल खोला, स्कूल खोलने में मैंने खर्चा किया 2 करोड़ रुपए का। तो अब बताइए मेरे स्कूल कितने का बिकेगा? मेरा स्कूल बिक रहा है 4 करोड़ रुपए का, तो ये 2 करोड़ एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं? तो एक चीज़ है जो बाकायदा एसेट में लिखी जाती है मनी के साथ, और वो होती हैं वो चीज़ें जो फिजिकली अनरियलाइजेबल होती हैं। मसलन पेटेंट्स। भाई पेटेंट्स, आपके साइंसदानों ने रिसर्च की 20 साल करके एक चीज को इजाद किया, उसकी कोई वैल्यू प्राइस में कैसे दिखाएंगे? जी दिखाएंगे,
अब उसकी वर्थ को बाकायदा एवेल्युएट करवाया जाएगा, उसको हुकूमत के साथ रजिस्टर करवाया जाएगा और उसको एक वैल्यू असाइन की जाएगी कि 10 करोड़ का पेटेंट है हमारे पास, इसकी वैल्यू मार्केट में 10 करोड़ है। अगर ये पेटेंट, यानी पेटेंट क्या होता है कि आपने एक रिसर्च करके अपने नाम से मखसूस करवा ली कि अब इस पर आप ही काम कर सकते हैं। इस तरह की बैटरी सिर्फ मैं बना सकता हूँ, अब मैंने हुकूमत के पास रजिस्टर करवा लिया पेटेंट। तो अब ये अगर सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ और आपको ही बनवानी है तो आप कहेंगे ठीक है मैं 10 करोड़ देती हूँ, आप मुझे ये बैटरी बनाने की इजाज़त दे दें। तो पेटेंट की प्राइस होती है, लेकिन वो भी लिखा जाएगा किसमें, मनी वैल्यू में लिखा जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आपके कारोबार की कोई वैल्यू हो गई है, मार्केट में बिक सकता है महंगा, तो उसको कहते हैं गुडविल। जनाब गुडविल बैलेंस शीट में एज एन एसेट नजर आनी चाहिए, इन रुपीस दिखाई जाएगी गुडविल। ठीक है, तो ये जो भी हम बातें करेंगे अगर वो इन रुपीस शो हो सकती है तो वो अकाउंटिंग का हिस्सा है, अगर वो इन रुपीस शो नहीं हो सकती, इन मनी वैल्यू शो नहीं हो सकती, तो फिर वो अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, अगली हम बात करेंगे जवार भाई से। जी जवार भाई, अगला प्रिंसिपल तो बताइए ज़रा क्या है। जी वीडियो चालू रखें। The prudence principle is also नाम है गोइंग कंसर्न के बाद प्रूडेंस दूसरा नाम है जो जरा देखने में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। is also known as the principle of conservatism. Conservatism. This principle ensures that the accounting reports present a realistic picture of the position of the business. However, the exercise of prudence does not allow the deliberate understatement of assets or income or the deliberate overstatement of liabilities or expenses. In short, prudence does not permit bias. Accounts should ensure that the profits and assets are not overstated and that liabilities are not understated. The phrase never anticipate a profit but provide for all possible losses is often used to describe the principle of prudence. Profit should only be recognized when it is reasonably certain that such a profit has been realized, and also possible losses should be provided for. अब देखिए इस वीडियो बनाने का क्या मकसद है। अब ये तो लिखा हुआ है प्रूडेंस प्रिंसिपल, पढ़ लीजिए, आप समझ में आ गया पढ़ के। तो आपको इसकी एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रही होगी कि मतलब कहने बात तो ठीक है, ओके प्रूडेंट रहना चाहिए, बिजनेस एप्लीकेशन क्या है प्रूडेंस की। अकाउंटिंग के दूसरे प्रिंसिपल अप्लाई करते वक्त बाज़ औक़ात आपको देखना पड़ता है कि ये बात प्रूडेंट है कि नहीं है। इंग्लिश में जो प्रूडेंस का मतलब है ना, वही मतलब है। इंग्लिश में प्रूडेंस का क्या मतलब होता है, देखभाल के, एहतियात से, इस बात की एहतियात करते हुए कि गलती का एहतमाल कम से कम हो। जैसे आपने कहा अभी पीछे हमारा प्रिंसिपल गुजरा था ना, मैचिंग प्रिंसिपल गुजरा था फॉर एग्जांपल, कि इस साल के रेवेन्यूज इस साल की कॉस्ट निकाली आपने इस साल की सेल्स निकाल ली, इस साल की सेल्स निकाली, सेल्स थी हमारी 20 लाख रुपए की, तो वो किस साल रिकॉर्ड होगी, इसी साल रिकॉर्ड होगी। लेकिन उस सेल्स की अमाउंट में से 50,000 ऐसी अमाउंट थी जो मुझे रिसीव होनी थी और मुझे पता चल गया ये बंदा मुझसे भाग गया। बात समझ में आ रही है। अब मुझे पता है एक तरफ रिकॉर्ड क्या दिखाएगा कि सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल अब्दुल्ला डेबिट 50,000 और सेल्स क्रेडिट 50,000। अब बताइए मैचिंग प्रिंसिपल ये कह रहा है कि ये 50,000 की सेल्स हमारे पास शो होनी चाहिए, हमारी इनकम स्टेटमेंट में आनी चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल ये कह रहा है कि सेल्स हमारी इनकम स्टेटमेंट में आनी चाहिए। प्रूडेंस ये कह रहा है कि जब आप ये जानते हैं कि अब ये बंदा पैसे पे करेगा ही नहीं, ये बंदा भाग चुका है, तो फिर ये सेल्स रिकॉर्ड करना आपके प्रॉफिट को ओवर स्टेट करेगा। ये सही बात नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ आई या अभी कहीं और गायब है? पॉज कर दूं वीडियो। अगर दिसंबर की सेल्स है तो कौन से साल में रिकॉर्ड होने चाहिए, इसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं सेल्स तो दिसंबर में हुई, पैसे तो जनवरी में आएंगे ना।
पैसे तो जनवरी में आएंगे, तो फिर इसको सेल्स को जनवरी में ही रिकॉर्ड करो, ये जनवरी की इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बनाओ। ये है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हैसियत कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सब एक जैसा कर रहे हो। दिसंबर की सेल्स है और पैसे आएंगे जनवरी में, दिसंबर में रिकॉर्ड करें कि जनवरी में रिकॉर्ड करें? जी, आपको दिसंबर में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो उसी साल बनी थी, वो चीज उसी साल बिक के आपके पास से चली गई, आपकी एसेट में उसका अकाउंट रिसीवेबल शो हो रहा है, तो फिर उसी साल की सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए, चाहे पैसे बाद में आए। ये तो आ गया मैचिंग प्रिंसिपल, आ गया आपका। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि ये इसी साल की सेल है, आई नो, इसके पैसे बाद में जो आने थे, बाद में वो पैसे नहीं आएंगे, बंदा भाग चुका है, बंदा डिफॉल्ट हो चुका है, बंदा किसी वजह से, आई नो कि अब ये पैसे रिटर्न नहीं होंगे। ये कारोबार में होता, इतना होता है कि बाकायदा इस पे प्रिंसिपल्स बना लिए हमने। इतनी दफा होता है कि पैसे नहीं मिलेंगे कि बाकायदा अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं इसके ऊपर, बैड डेट्स, ठीक है, उधार देंगे पैसे वापस नहीं आएंगे, ऐसा बहुत दफा होगा। तो ऐसी सूरत में प्रूडेंस ये कह रही है कि आप ये इनकम जो दिखाएंगे, ये आपकी इनकम है नहीं, आएंगे ही नहीं पैसे। जब कंफर्म हो गया ये पैसे नहीं आएंगे, तो फिर इसको रिकॉर्ड में नहीं लिखना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए आपके रिकॉर्ड में से। इसीलिए बैड डेट का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। वो इनकम्स जो आपको कंफर्म है कि अब नहीं आएंगी, तो वो नहीं लिखनी चाहिए। तो वो एंटिसिपेटेड इनकम्स जो कि इवेंचुअली आपको पता है कि वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं बन सकेंगी, वो आपके लॉस हो जाएगा, तो फिर वो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रूडेंस बहरहाल एहतियात, बात समझ आ रही है? ये प्रूडेंस के प्रिंसिपल ऊपर से आता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी आप ये देखते हैं, जैसे वो इल्मुल हदीस में देखते हैं ना हम लोग, कि कोई हदीस होती है वो सही होती है, कोई हसन होती है, तो हम ये कहते हैं कि इसका रावी भी सक्का है, इसका जो मतन है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। और कोई हदीस कहते हैं कि इसका रावी जो है ख़बर वाहिद है और इसके मतन में कलाम है। तो बिल्कुल इस तरह से प्रिंसिपल्स भी ना ऊपर नीचे के ऊपर एक आते हैं कि कौन सा ज़्यादा सुपरसीड करेगा प्रिंसिपल। अगर दोनों प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, उनमें से कौन सा सुपरसीड करेगा? बाज़ औक़ात अपोजिंग होते हैं प्रिंसिपल्स। अच्छा जी, अगला प्रिंसिपल हमें बताएंगे अब्दुल्ला भाई। अच्छा, इसके बाद सफ़िया बाजी की बारी आएगी। जी अब्दुल्ला भाई। The realization principle emphasizes the importance of not recording a profit until it has actually been earned. This means that revenue is only regarded as being earned when the legal title to goods or services passes from the seller to the buyer, who has then an obligation to pay for those goods. When an order is placed by a customer, no goods change hands and no profit is earned. The profit is regarded as being released when the goods actually realized when the goods actually change hands. This is the same even if the goods are sold on credit and the customer does not pay for them immediately. क्या मतलब हुआ? बात समझ में आई? इंग्लिश तो पढ़ लिया आपने, अब मेरे बैठने का क्या फायदा है कि बात समझ में आई। रियलाइजेशन का मतलब ये है कि जब आपके पास ये हक है कि आप इसको एज अ प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकें, तभी वो रिकॉर्ड में आएगा। इंटेंशन टू बाय विल नॉट काउंट। इस साल की इनकम स्टेटमेंट बना रहा था, जब्बार भाई ने ऑर्डर भेजा मुझे 5,000 गुड्स भिजवा दीजिएगा, जिसकी अमाउंट 15 लाख रुपए है। वो मैं अपने पास रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मेरी अकाउंटिंग में नहीं आएगा अभी, इसलिए कि सेल्स नहीं हुई। ऑर्डर रिसीव होना इज नॉट इक्वल्स टू मेकिंग द सेल्स। सेल्स सब होंगी जब मेरे पास से मेरे गुड्स की पोजेशन निकल जाएगी, जब मैं ये ट्रांजैक्शन उस लेवल पे ले जाऊंगा कि हाँ ये कंफर्म हो गया कि सामान बिक गया है। ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर कैंसिल भी तो हो जाता है ना। अब मैं समझूं कि भाई ऑर्डर दे दिया तो बस खत्म हो गई बात, तो नहीं। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल, रियलाइज हो जब चीज तब रिकॉर्ड करें, जब वो हकीकतन आपके सिस्टम का हिस्सा बनी, फिर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आप उसको अपने उस साल के हिसाब किताब में शामिल करते हैं। बात समझ आ रही है? तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल हमें ये समझाता है कि उस साल की इनकम का हिस्सा तब बनाओ। देखो रिकॉर्ड तो ये होना ही है, आज ऑर्डर आया आज रिकॉर्ड हो, कल रिकॉर्ड हो, ये सारा आज और कल का जो चक्कर है ना कि आज रिकॉर्ड करें कि कल रिकॉर्ड, तब करो जब वो बिका,
ताकि कोई गलत स्टेटमेंट पास ना हो। वही सारा मतलब है। ओवर स्टेटेड प्रॉफिट ना नज़र आ रहा हो या अंडर स्टेटेड प्रॉफिट ना नज़र आ रहा हो। ओवर स्टेटेड से नुकसान ये होता है कि जब आप बिजनेस बेचने जाते हैं तो लोग समझते हैं बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो खरीद लेते हैं, बाद में नुकसान नज़र आता है। अंडर स्टेटेड क्यों दिखाना चाहते हैं? टैक्स से बचने के लिए। तो दोनों काम नहीं होने चाहिए। अब इसमें आखिरी जो सेक्शन है वो है IAS का। कुछ प्रिंसिपल्स IAS की तरफ से आ रही है। IAS का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका बाकायदा नंबर होते हैं, क्योंकि सिर्फ नाम से ही रेफर करते रहेंगे ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं? 2, 5, 6, 10, 12, 15, 20, बहुत हैं। इतने हैं कि अगर उसको नाम से ही रेफर करते रहेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा किस स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो इसलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या गैप भी, या आपकी जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको न्यूमेरिकल कोड भी दिया जाता है। खैर फिलहाल इतना समझ लें कि हम तो चूंकि कुछ ही पढ़ रहे हैं, ये हम पूरे प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ लेंगे हम इसमें से मोटे मोटे पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रिंसिपल जो हम देखने जा रहे हैं, अच्छा इन्होंने ये बात यहाँ पे की है कि नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस। The scope of the objective of the standards are to ensure that the users of financial statements are protected, not misled। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ। ये सारे प्रिंसिपल्स लिए बताए गए ताकि मिसलीडिंग अकाउंटिंग आप ना करें। ओके, कमिंग बैक। पहला प्रिंसिपल है जी कंपैरेबिलिटी। क्या है जी कंपैरेबिलिटी? आप लफ्ज से क्या पहचान रहे हैं कंपैरेबिलिटी के लफ्ज से? कि एक बिजनेस की अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स दूसरे बिजनेस की अकाउंटिंग स्टेटमेंट जैसी होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कैसी होंगी ये हुकूमत बताएगी कि इनकम स्टेटमेंट आपके मुल्क में हमेशा ऐसी ही बनेगी। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ये आपके मुल्क की हुकूमत तय करेगी। गवर्नमेंट बताएगी कि इस मुल्क की सारी कंपनीज अपनी इनकम स्टेटमेंट इस पैटर्न पे बनाएंगी। वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा? पहले ग्रॉस प्रॉफिट राइट पे लिखा जाएगा या नीचे लिखा जाएगा? क्या ओवर टोटल कैलकुलेट होके कहाँ पे स्टेट किया जाएगा? जो पैटर्न है इनकम स्टेटमेंट का, पैटर्न है बैलेंस शीट का, पैटर्न है दूसरे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का, जिनको देख के किसी ने हिसाब लगाना है कि ये कंपनी कैसी है, तो ये सारी कंपनीज की एक जैसी होनी चाहिए। क्यों? ताकि बताया जा सके। सब उरुष कह रही है अरे मेरा कारोबार इस वक्त जितनी मार्केट में बैठे ना भाई सबसे अच्छा चल रहा है। अब मैं देखिए उरुष की बुक्स निकाली, सबा की निकाली, समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में कैसे बताऊं कि एक जैसे हैं अलग अलग हैं, कैसा चल रहा है। तो हर चीज़ अब आप पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर कर सकें। ऊपर उसका उसका सेल्स देखिए, ऊपर इसकी सेल्स देखिए, नीचे इसका ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, इधर इसका ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जब कंपेरेबल होंगी तो मिसलीडिंग नहीं रहेंगी। सब एक जैसी स्टेटमेंट्स बनाएंगे। इज डेट सी नॉट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, बल्कि इन टर्म्स ऑफ वेयर विच थिंग कम्स, कौन सी चीज़ किधर आनी है, सब एक पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट हो सकता है नॉर्मली, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जहाँ जहाँ कंपेरेबिलिटी होती है वहाँ वहाँ सिमिलर होनी चाहिए। खैर, तो ये पॉलिसी कौन बनाता है? ये कौन तय करेगा भाई? गवर्नमेंट खुद नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने कुछ इदारे बना दिए, वो इदारे इस बात को इंश्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला प्रिंसिपल है रेलेवेंस। रेलेवेंस का प्रिंसिपल क्या बताता है भाई? Financial statements provide information about the business's financial performance and position, and these can be used as the basis of financial decision. It is important that the information is provided in time for these decisions to be made. Information not available when required is of little use. The information which is not there when it is required becomes irrelevant information. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि
आपने कहा कि मुझे ये पता करना है कि अभी इस साल हमारी डेप्रिसिएशन कितनी थी। आपने कहा मुझे नहीं पता, अभी निकालेंगे। साल गुजर गया, एसेट्स का हिसाब हो गया, अब डेप्रिसिएशन का फार्मूला याद आया, ओहो वो फार्मूला तो चेक कर लें। तो आपको रेलेवेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी इंफॉर्मेशन उस वक्त काम की है जब वो अवेलेबल हो डिसीजन मेकिंग के वक्त। डिसीजन मेकिंग के वक्त अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन काम की नहीं है, रेलिवेंट रहनी चाहिए है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट टू यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रेलिवेंस का एक एलिमेंट तो हो गया टाइम। तो अब टाइम कैसे तय होगा? टाइम दो तरह से तय होता है भाई। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर महीने टैक्स देना है, तो फिर सेल्स की इंफॉर्मेशन, उस महीने की सेल्स की इंफॉर्मेशन टैक्स पे करने से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। अगर उस वक्त नहीं है तो आप इरेलीवेंट हो गए। बात समझ में आ रही है? हालांकि बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कुछ कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए शायद बच्चे घबराते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात आने वाली। बड़ी बात नहीं आ रही, छोटी सी बात है। बेटा इस महीने टेस्ट होगा, इस महीने का कोर्स का मटेरियल सारा आपके पास है? जी है, बस ठीक है, रेलिवेंट है। इस महीने वो टेस्ट होगा, सारा मटेरियल आपको टीचर ने दे दिया। सर एक चैप्टर नहीं दिया टीचर ने अभी तक, टेस्ट हो जाएगा उसके बाद टीचर कहेगी ओ ये चैप्टर रह गया था आपका, तो आप क्या कहेंगे? अब ये चैप्टर हमारे लिए इररेलेवेंट हो गया। तो जिन डेट्स में अगर डिसीजन मेकिंग होनी है, तो जिन चीज़ों का डिसीजन जिन डेट्स में होता है उसका डेटा उस वक्त मौजूद होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, एक है टैक्स की एप्लीकेशन, हर महीने टैक्स जाता है, तो टैक्स जिन चीज़ों पर जाता है उसका डेटा उस महीने के एंड से पहले पहले मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आएगा तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आप रेलिवेंट नहीं है, आपका डेटा करंट नहीं आ रहा। तो एडजस्टमेंट करनी है, जो भी अवेलेबिलिटी करनी है वो आपको उस महीने के अंदर। अच्छा, ये ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक दफ़ा बन रही हैं, तो फिर उस दिन उस डेट से पहले पहले उस साल का सारा हिसाब हो जाए, ताकि ये कि ऐसा ना हो कि आप हिसाब करने के बाद खड़े हो, ओहो यार वो सॉरी 4-5 सेल्स हमारी रिकॉर्ड में नहीं आई थी, 2-4 टैक्स की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड में नहीं आई थी, फलानी एसेट की डेप्रिसिएशन तो लगाना ही भूल गए। भाई जो भी है वो सब कुछ उस स्टेटमेंट के प्रिंट होने से पहले पहले आपको कर लेना है, ताकि जब वो स्टेटमेंट प्रिंट हो तो सारी वो इन्फॉर्मेशन जो कि इम्पॉर्टेंट होगी डिसीजन मेकर के लिए, जिसने कि देख के फैसला करना है अभी इस कंपनी के शेयर खरीदूं या नहीं खरीदूं, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए। तो एक तो रेलिवेंस हो गई टाइम पे, दूसरी रेलिवेंस हो गई जिसके लिए जो चाहिए उसको वो अवेलेबल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इनकम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट के वक्त को, इनकम स्टेटमेंट किसको चाहिए? इनकम स्टेटमेंट चाहिए होती है उस डिसीजन मेकर को जिसने तय करना है कि बिजनेस कैसा जा रहा है, या गवर्नमेंट को। तो वो तमाम बातें जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड उसको कुछ फैसले करने के लिए जरूरी हैं, वो उसमें शामिल होनी चाहिए। इनकम्प्लीट ना हो इनकम स्टेटमेंट, तो रेलिवेंस बोथ इन टर्म ऑफ टाइम सही होनी चाहिए, और रेलिवेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ द डेटा अवेलेबल, कि क्या बात लिख रहे हैं आप उसमें, वो सारी बातें लिख रहे हैं जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं या नहीं लिख रहे, कुछ चीज़ें गायब हो गई। तो रेलिवेंट चीज़ें रेलिवेंट जगह पे होनी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट का सामान, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का सामान, और गिवन टाइम के अंदर का सारा डेटा। तो ये बात कह रहे हैं, कहना बस ये बहुत बात असल में बहुत छोटी सी है, इतनी लंबी कर दी हमने। कहना चाह रहे हैं भाई, जो जिस टाइम का डेटा मौजूद हो ना, उस टाइम का सारा डेटा आना चाहिए, और उस टाइम का ही होना चाहिए, वो उससे पीछे का उसके बाद का नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात है, रेलिवेंट डेटा होना चाहिए आपका। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है जिसको कह रहे हैं रिलायबिलिटी। क्या मतलब हुआ? वो भी अगेन बहुत बेसिक सी बात है, जो उसका लफ्ज़ है ना उसी में उसकी बात छुपी है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब हुआ? आपका डेटा समहाउ आप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो फेक नहीं है, जाली नहीं है, 2 नंबर नहीं है, उस पर किसी का कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ, पता नहीं भाई, कह रहे हैं इस महीने जो है वो 5000 समोसे खा लिए इन्होंने। तो भाई अगर कोई आप क्लेम कर रहे हैं ये खर्चा हुआ, तो फिर क्या करेंगे? उस खर्चे के अगेंस्ट प्रूफ करेंगे, रसीद लगाएंगे साथ में। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसे आए, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से रजिस्टर करेंगे। आपका डेटा रिलायबल होना चाहिए, इट शुड बी फ्री ऑफ एरर्स, इट शुड बी फ्री ऑफ फ्रॉम बायस, इट शुड बी फ्री फ्रॉम। तो ये कैसे होगा रिलायबल? जो बड़े कंपनीज होती हैं उनके लिए लाजमी होता है कि अपने डेटा को रिलायबल बनाएं, लाजमी होता है कि वो शो प्रूफ करें कि डेटा रिलायबल था।
तो कैसे प्रूव करते हैं? उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, वो क्या कराते हैं हर साल अपना ऑडिट। ऑडिट फिजिकल भी होता है और ऑडिट फाइनेंशियल भी होता है। आपकी सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं कि ये मुनासिब किया हुआ है इसने, 2 नंबरी तो नहीं हुई, इसकी रसीदें मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। इन्होंने कहा इन्होंने 15 फ्रिज खरीदे हैं, कहाँ है 15 फ्रिज, दिखाओ जरा, फिजिकली चेक कराओ। तो चीज़ों को फिजिकली चेक करना कि वो रिलायबल है नहीं है, ये साबित करना कंपनी की जिम्मेदारी होती है, बड़ी कंपनीज में जिनको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज कहते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है। तो उनका फिर लाजिम होता है कि हर साल इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, बाहर की कंपनी आके ऑडिट करे, एक्सटर्नल ऑडिट हो। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में से एक स्टैंडर्ड है। फिर एक बड़ा बहुत बेसिक सा एक और अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या मतलब हुआ जी? आप जो भी प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, जो कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो यूजर्स को समझ में आने चाहिए, इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि हर कोई अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनाएगा? नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे। बोल ये रहे हैं कि जो इनकम स्टेटमेंट की पॉलिसी बनाने वाले इदारे हैं वो इस प्रिंसिपल को जहन में रखें कि वो जब इनकम स्टेटमेंट की पॉलिसी बना रहे हो कि आपके मुल्क में क्या चीज़ कहाँ शो होगी, तो वो इस बात का ख्याल रखें कि अंडरस्टैंडेबिलिटी का प्रिंसिपल हो रहा है कि नहीं हो रहा मैच। आपने कहा कि इनकम सेल्स पहले लिखो, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो, फिर नीचे सेल्स रिटर्न माइनस करो। नहीं यार, समझने में मुश्किल हो रही होगी ना। ठीक है, हो सकता है ऐड सब्ट्रैक्ट करें, नेट प्रॉफिट उतना ही आए, लेकिन आपने किस चीज़ को कहाँ पोजीशन किया है ये समझने के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर इस तरह से पोजीशन कर दिया आपने तो इसलिए ये डे टू डे नहीं हो रहा होता, लेकिन आपको अपनी अकाउंटिंग करते वक्त ये सोचना है कि ले मैन भी पढ़े तो उसको समझ में आ रही हो चीज़ें कि क्या क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है। ठीक है जी, अब ये हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो तो कवर हो गए हैं, जो एक दो बातें रह गई हैं उनको हम कवर करते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे एक दो बातें रह गई छोटी छोटी सी, उनको डिस्कस करते हैं, फिर चैप्टर एंड हो रहा है हमारा। वो क्या बातें हैं, ज़रा एक लिस्ट निकाल लूँ मैं अपने पास, पेज नंबर की 126, 127, 128। ओके, तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एक कॉन्सेप्ट है, पकड़ लें, हाथ में पकड़ लें। कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंट बाय अ बिजनेस ऑन परचेजिंग नॉन करंट एसेट्स। इसके ऊपर कुछ उसूल बता रहे हैं, वो उसूल सुनते हैं हम। जी सफिया बाजी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज Capital expenditure is money spent by a business on purchasing non-current assets, improving or extending non-current assets. ठीक है, ठीक है। This कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप ये कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंस हुआ मेरा, कैपिटल एक्सपेंस किसे कहते हैं सबा? किसे कहते हैं? अभी पढ़ के सुनाया इन्होंने, मनी स्पेंट बाय अ बिजनेस ऑन परचेजिंग नॉन करंट एसेट्स। बिजनेस की तरफ से कैपिटल एक्सपेंस उसको कहते हैं। नॉन करंट एसेट का मतलब क्या हुआ? करंट एसेट किसे कहते हैं? जो इस साल में कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाए। नॉन करंट एसेट कौन सी होती है? जो इस साल में यूज होके खत्म हो जाए। नॉन करंट वो होगी जो लंबी चले, लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर जो खर्चा किया उसको कैपिटल एक्सपेंस करते हैं, कहते हैं। अब परचेज पे खर्च किया हो या इम्प्रूवमेंट पे खर्च किया हो या एक्सटेंशन पे खर्च किया हो, मकान खरीदा तो भी करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कराएगा, सॉरी, मकान को एक मंजिल बढ़ा ली तब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कराएगा, मकान में रिपेयर और मेंटेनेंस पे खर्चा किया तब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कराएगा। ठीक है, उसके अलावा मकान खरीदने के लिए वकील को फीस दी, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। उसके अलावा कोई क्या कॉस्ट ऑफ कैरेज खर्च हुई, यहाँ पे सामान लेके आए थे और बाथरूम्स के ऊपर नए टाइल्स लगाए थे तो गाड़ी वाले को पैसे दिए, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। बात समझ आ रही है कि जिस काम के लिए खर्चा कर रहे हैं उसके सारे खर्चे उस काम में के खर्चे में शामिल होंगे, उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनाए जाएंगे।
These costs will appear as non-current assets in the business of financial position of a business. They should not be charged as expense in the year of purchase. मिसाल के तौर पे क्या हुआ, आपके इस साल की इनकम स्टेटमेंट निकाल रहे थे, ठीक है सफिया बाजी, इनकम स्टेटमेंट निकाल रहे थे, उसमें एक जगह लिखा आपने एक्सपेंसेस में लिखा टाइल्स। ये देखना अभी अगेन ये रूल्स क्यों आए, क्योंकि ये डिस्कशन से ही तय होगा कि टाइल किधर जाया करेंगे, ताकि हर कंपनी उधर ही ले जाए टाइल्स। अगर बात कंपनी के बाथरूम्स के टाइल अपग्रेड हुए, क्या करेंगे, इसको कहाँ पे प्रेजेंट करें? ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट भी नहीं बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस थोड़ी है, ये तो आपने अपनी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा ली, आपकी बिल्डिंग आपके कैपिटल एक्सपेंस है, और उसके बाद जो आपने खर्चा किया ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये आपकी एसेट का पार्ट बने हैं, आपकी एसेट बेहतर हो गई पहले से, तो ये एसेट का पार्ट बनेगा, ये आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। इनकम स्टेटमेंट एसेट में ऐड होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए कह रहे हैं कि ओवरऑल आपकी कंपनी का जो बेस है वो बड़ा हो रहा है, तो ये आपकी लॉन्ग रन एसेट का पार्ट बनेंगे। उसकी जो भी कॉस्ट हो, चाहे उसको लाने के ट्रैवलिंग कॉस्ट खर्च हुई हो, वो भी आपके इनकम स्टेटमेंट में से नहीं काटी जाएगी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से काटी जा रही है कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट बिजनेस इन दैट ईयर, ठीक है, नॉट मेंटेनिंग दी एसेट्स। अच्छा, उसकी वजह ये भी होती है ना कि अगर आप टाइल के पैसे लगा दिए तो टाइल तो 10 साल इस्तेमाल होने, खर्चा आपने 1 साल में दिखा दिया, तो गलत हो गया ना, लॉजिकल नहीं रहा। अगर आपका बाथरूम ऐसा है जिसमें कि हर 10 साल में टाइल लगते हैं, तो बाथरूम के टाइल को डेप्रिशिएट करोगे, हर साल उसकी वैल्यू 10% से कम कर दो। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे कि अगर आप टाइल, अब बाथरूम की वो वर्थ नहीं रही, पहले साल जो टाइल लगाए तो उसकी वर्थ बढ़ा के दिखाई आपने कि भाई बाथरूम अब हमारे लश फश हो गए, उसके बाद आपने कहा अब हर 10 साल में वापस बेकार हो जाएंगे, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 10% से कम करके दिखाएंगे। यही डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारा बैलेंस शीट का खेल है, इसको इनकम स्टेटमेंट में हम नहीं शामिल करते, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में आती है जिस साल डेप्रिसिएट होती है, तो डेप्रिसिएट की अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस आती है, पूरी की पूरी अमाउंट नहीं लेके जाएंगे हम। इस साल कारोबार किया, हमारे बाथरूम के टाइल 10% घिस गए, हाँ ये 10% आएगा इनकम स्टेटमेंट में। ये 10% बिजनेस करने की वजह से, बिजनेस चलाने की वजह से एसेट पहले से 10% से रिड्यूस हो गई, हल्की हो गई एसेट। ये मशीनरी में भी है, अगर आप मशीनरी लेके आते हैं, मशीनरी खरीदने की कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट 1 साल की है, मशीनरी 10 साल चलनी है। हाँ, इस साल मशीन चली और मशीन 10% हमारी खराब हो गई, 10 साल में पूरी मशीन बेकार हो जाएगी, तो जो 10% इस साल मशीन खराब हुई, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन। वो अमाउंट चार्ज की जाएगी इस साल की इनकम में। लॉजिक समझ आ रही है? लॉजिक समझ आ रही है? मैंने एक बिल्डिंग 10 साल के लिए किराए पे खरीद ली, एक साथ एडवांस 10 साल का किराया दे दिया। लेट सपोज 1 साल का किराया 1 लाख है, लेट सपोज, तो 10 साल का किराया कितना होगा? तो बताइए कि मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में इस साल कितना किराया शो करूंगा और अपनी एसेट में प्रीपेड रेंट का कितना शो करूंगा? सबसे पहले तो मैं प्रीपेड रेंट 10 लाख का पूरा पूरा अपनी एसेट में दिखा दूंगा। मैंने 10 साल का किराया भर दिया, ये मेरी एसेट है, वापस भी ले सकता हूँ ना, प्रीपेड है ना, वापस ले सकता हूँ। भाई नहीं चलाना बिजनेस, नहीं चल रहा, स्कूल बंद करो जी, अल्लाह ना करे, ठीक है। तो आपका माइक अपनी तरफ रखें ताकि आप लोगों की आवाज़ भी तो आए जी। तो मैंने 10 साल का किराया एडवांस भर दिया, ये मेरी बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए, मेरी एसेट है, तो 10 लाख रुपए मेरी बैलेंस शीट में पहले दिन नजर आ रहे होंगे। बैलेंस शीट साल में कभी भी देखी जा सकती है ना, आपने खोल के देखा, हाँ भाई बैलेंस शीट में 10 लाख किराया मेरा एडवांस मौजूद है। साल के एंड पे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये 10 लाख का खर्चा उस पूरे उसमें डाल देंगे, इनकम स्टेटमेंट में डालना चाहिए हमें। इनकम स्टेटमेंट में तो हम वो खर्चा डालते हैं जो इस साल बिजनेस चलाने के लिए हमने किया, तो इस साल तो उसमें से 1 लाख ही खर्च हुआ, तो जब साल का एंड होगा तो उस 10 साल में से 1 लाख, उस 10 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, और ये 1 लाख कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंस में जाएगा कि इस साल हमने स्कूल के रेंट के तौर पे खर्च किया, बाकी 9 लाख बाकी है। सिमिलरली गाड़ी पे आ जाए, एक गाड़ी हमने खरीदी, हमने देखा है गाड़ी 100 साल तक ऐसी ही नहीं रहेगी, ये बल्कि हमारी कंपनी में तो ऐसे चलाने वाले मौजूद हैं एक्सपर्ट, ये 3 साल में गाड़ी की बजा देते हैं, 3 साल में गाड़ी बेकार हो जाती है, खत्म हो जाती है,
जीरो हो जाती है। लेट सपोज, अभी आसान समझते हैं कि डेप्रिसिएशन का चैप्टर नहीं पढ़ा आपने, तो लेट सपोज जीरो कर देते हैं 3 साल में हमारी गाड़ी की वैल्यू। तो अगर 30 लाख की गाड़ी खरीदी तो आज मेरे एसेट में क्या नजर आ रही होगी? 30 लाख की गाड़ी नजर आ रही होगी, पूरे 30 लाख की नजर आ रही होगी। जब महीना जब साल एंड होगा, इनकम स्टेटमेंट लगेगा, तो इनकम स्टेटमेंट में ये लिखूंगा कि कारोबार चलाने के लिए 30 लाख की गाड़ी का खर्चा इस साल हो गया मेरा, तो ये नहीं लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि इस साल उस 30 लाख में से 10 लाख खर्च हो गया, वो एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल नोट होगा, और बाकी 20 लाख अगले साल में मेरे पास सेव हुए हुए नजर आ रहे होंगे कि मेरी एसेट बाकी है 20। तो ये बात हो रही है, ये समझाना चाह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारे एक्सपेंस सब कैपिटल माने जाएंगे। यानी गाड़ी खरीदी थी 30 लाख की, तो ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में नजर आएगा, और बैलेंस शीट में नजर आएगा। अभी हमारा अभी इनकम स्टेटमेंट पार्ट नहीं पड़ा। गाड़ी लाने के लिए जो टैक्स दिया था वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, अभी एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगा वो। गाड़ी लाने के लिए जो आपने कोई मूवर्स को पैसे दिए थे कि वो छोड़ के गए आपके घर पे, तो उसको भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। वो रेवेन्यू एक्सपेंस कब बनेगा? जिस दिन से गाड़ी प्रॉपर चलना शुरू करेगी, उसमें फ्यूल डल रहा है। अब ये आपका काम करने के लिए निकली ना गाड़ी, अब जो पेट्रोल खर्च हो रहा है ये कैपिटल एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा। समझ में आ रही है? अगर काम करने के लिए गाड़ी निकली और अब रोजाना पेट्रोल डलवा रही है, तो ये पेट्रोल भी क्या गाड़ी की एसेट का हिस्सा बनेगा? नहीं, ये इनकम स्टेटमेंट में से माइनस होगा। ये लॉजिक समझ आ रही? तो एक एसेट थे, एक एक्सपेंस से कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो चीजें जो साल हर साल चलनी है। एक एक्सपेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रोजमर्रा बिजनेस चलाने के लिए हम खर्च कर रहे हैं। ये वो खर्चा था जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली थी हमने, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस निकाले थे, ये हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन हमारे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से तय होना है, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू से तय होना है कि हमारा प्रॉफिट कितना नजर आएगा। एक चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर थी, उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया, उससे क्या नुकसान होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो है जो इनकम स्टेटमेंट में से माइनस करते हैं हम सेल्स में से। तो अगर कैपिटल को भी रेवेन्यू एक्सपेंस समझ लिया तो आपका प्रॉफिट कम नजर आ रहा होगा। ये बात समझ आ रही है? बस। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं समझा, उसको आपने कैपिटल में डाल दिया, तो भी प्रॉफिट बहुत बड़ा नजर आ रहा होगा, बैलेंस शीट अजीब हो जाएगी। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलग, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी समझाना चाह रहे हैं कि जो कैपिटल खरीदा था उसको लाने की कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालेंगे, उसको लाने की कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे। आने के बजाय देखने में 30 लाख की गाड़ी थी, 2000 रुपये ट्रांसपोर्टर को दिए, तो वो भी लेकिन उसमें शामिल हो, 30 लाख में शामिल होंगे, वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसको रोजमर्रा चलाने की जो खर्चा है, पेट्रोल लग रहा है उसके अंदर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। उसका पूरा साल खर्च जो हो गया, गाड़ी जो तबाह हो रही है हर साल थोड़ी थोड़ी करके, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है। अच्छा, गाड़ी की आपने कहा कि भाई ओ हो टायर चेंज होने, वो कहाँ जाएंगे? देखिए ना, ये फैसले करने हैं ना आपको, ये फैसले हैं, इसीलिए रूल्स बने, हर कंपनी ऐसे ही करे। गाड़ी के टायर चेंज होने कहाँ जाएंगे? अब्दुल्ला भाई को पकड़ाइएगा जरा बाइक। गाड़ी के टायर चेंज होने बुक में नहीं लिखा हुआ, आप अपनी कॉन्सेप्चुअली बताएं, कैपिटल में जाना चाहिए, रेवेन्यू में जाना चाहिए? गाड़ी किसकी है पहले तो ये देखेंगे। क्या बिजनेस की गाड़ी है बेटा? गाड़ी रेवेन्यू में जाएगी। गाड़ी तो एक सेकंड हम वीडियो पॉज करते हैं, पहले आप लोग जाग लें। तो टायर, चूंकि मैंने अभी बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस करता है नॉन करंट एसेट परचेज, उनको इम्प्रूव और उनकी लाइफ एक्सटेंड, क्योंकि टायर चेंज होने से उसकी लाइफ एक्सटेंड हो रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। आप नहीं करते, नई गाड़ी खरीदने लिए अपना गाड़ी बेचने जाते हैं, यूज्ड गाड़ी, तो आप कहते हैं कि जी पुराने टायर हैं तो कम करो इसकी प्राइस। अब बंदा कहता है ओ भाई अभी टायर डाले थे, प्राइस बढ़ा दो इसकी। तो प्राइस के ऊपर फर्क पड़ रहा है, गाड़ी की वैल्यू पर फर्क पड़ रहा है ना टायर के ऊपर, टायर से। अच्छा, ऐसा होता कि टायर 6 महीने में खत्म होने वाले होते, फिर ये चले जाते रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि साल में 2 दफा चेंज कराने, उसी साल के खर्चे में पूरे भी हो गए। लेकिन अगर टायर 4 साल चलने हैं तो फिर आप कहते हैं कि नहीं 4 साल में डिवाइड करना पड़ेगा भाई इसको, ये थोड़ी एक साल में थोड़ी आएगा ये काम, ये तो 4 साल में डिवाइड होगी इसकी कॉस्ट। 4 साल में होगा तो ये बैलेंस शीट में होगा, डेप्रिसिएशन हर साल डेप्रिशिएट होके इनकम स्टेटमेंट में आया करेंगे। तो बात समझ में आ रही है कि जो खर्चा ऐसा किया है जो 1 साल से आगे चलेगा, तो वो जाएगा कैपिटल एक्सपेंस में ही। जैसे एसी खरीदा था, एसी कहाँ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंस में।
ये बताइए कि एसी की मेंटेनेंस होती है वो कहाँ जाएगी, कैपिटल एक्सपेंस में कि रेवेन्यू एक्सपेंस में? एसी की मेंटेनेंस, माइक ऊपर करें। एसी की मेंटेनेंस एसी की वैल्यू नहीं बढ़ा रही। पता नहीं, आप बताएं। एसी की आपकी मेंटेनेंस अगर तो मेंटेनेंस 5 साल में एक दफा होती है किसी चीज की, फिर वो कैपिटल एक्सपेंस में तो वो जाएगी। कैपिटल में जाके 5 से डिवाइड होके हर साल थोड़ा थोड़ा कटा करेगा। एसी की मेंटेनेंस तो होती है हर थोड़े एसी की मेंटेनेंस चूंकि हर 3 महीने में होती है तो तो ये revenue रेवेन्यू हो एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि ये उसी साल में बार बार हो गई, तो उसको मल्टीपल ईयर्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको उठा के बैलेंस शीट में रखने की जरूरत नहीं है, ये इनकम स्टेटमेंट से ही निमट जाएगी। अब देखिए, बज़ाहिर बात बोर सी बात है, लेकिन ये फैसले कितने इंपॉर्टेंट हैं कि मैंने अगर एसी की मेंटेनेंस कराई है वो खर्चा कहाँ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये बात नहीं है, है ना? इसी की बेस पे आपसे सवाल होगा, एक 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 नरेशन दी हुई है, बताएं ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा, इस साल की इनकम स्टेटमेंट में आएगा कि नहीं आएगा। ये है अब अकाउंटिंग के करने के काम, क्योंकि अकाउंटिंग तो खत्म हो गई, अकाउंटिंग तो खत्म हो गई, डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, इनकम स्टेटमेंट बनानी आ गई, बैलेंस शीट बनानी आ गई, ट्रायल बैलेंस निकालना आ गया, सब कुछ आ गया। अब अकाउंटिंग में रह क्या गया, अब अकाउंटिंग में ये वाले फैसले चेक करने रहेगा। अब टेस्ट आपका ये होगा कि आपको दिखाएंगे कि ये एसेट ली है, क्या इस साल के रेवेन्यू में से इसका कोई हिस्सा कटेगा? आप कहेंगे यस, डेप्रिशिएट करेंगे, हर साल की काटेंगे। हम कहेंगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू है, बताओ भाई। तो आप देखेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि अगर ये यूं हुआ है, उसका ये इस्तेमाल है, तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए या ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल रिसीट क्या होती है? कि जब आपने किसी ऐसी चीज को बेचा जो आपके डे टू डे कारोबार का हिस्सा नहीं थी, तो कैपिटल रिसीट हो गई। एक्सपेंस जैसे बनाया था ना, एक्सपेंस कैपिटल खरीदने पे खर्चा, कैपिटल गुड्स खरीदने पे खर्चा, नॉन करेंट गुड्स खरीदने पे खर्चा, तो कैपिटल रिसीट क्या होगी? रिसीव किए पैसे, क्यों, क्या बेच के? कैपिटल गुड बेच के। आपकी कंपनी ने गाड़ी बेच दी, अगर गाड़ी बेची तो सेल्स में आएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इससे कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है? जी, सेल्स है जो आपने बिजनेस का काम जो आप अगर गाड़ी बेच के सेल्स में डालोगे उसकी अमाउंट को, तो आपको कहोगे बहुत प्रॉफिट होता है हमारे कारोबार को। भाई प्रॉफिट नहीं हुआ, ये आपने एसेट बेची है अपनी, एक एसेट से दूसरी एसेट में कन्वर्ट हुआ है गेम, लॉन्ग टर्म एसेट से शॉर्ट टर्म एसेट में कन्वर्ट हो गया, गाड़ी से कैश, ये सेल्स नहीं है आपकी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट हो गया हो, ये भी पॉसिबल है कि आपने नॉन करंट एसेट बेची, आपका कारोबार नहीं था गाड़ी बेचना, 40 लाख की गाड़ी बेची थी, खरीदी थी 60 की बेच दी, तो ये आपकी एप्रिसिएशन हो गई आपकी गाड़ी की वैल्यू में, ओके, लेकिन ये आपकी सेल्स का हिस्सा नहीं बनेगी फिर भी। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट या कैपिटल रेवेन्यू जो है, ये वो है जो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, इल्ला ये कि उस पर प्रॉफिट हुआ हो। अगर नेट टू नेट ट्रांसफर हो गया तो फिर तो ऐसा नहीं बनेगा। 20 लाख की गाड़ी थी, 20 लाख की बेच दी, तो अब ये 20 लाख एसेट नॉन करंट एसेट से 20 लाख एसेट करंट एसेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन 20 लाख की गाड़ी थी, 30 लाख की बेच दी, तो 20 तो आपका कैश की वजह से कन्वर्ट हुआ, बाकी 10 कहाँ दिखाएंगे आप? तो बाकी 10 को आपको प्रॉफिट में दिखाना होगा, लेकिन वो आपकी सेल्स का हिस्सा फिर भी नहीं बनेगा। ये कैसे हैंडल किया जाएगा, इसी पे चैप्टर्स हैं आगे सारे। ये जितनी बातें कर रहे हैं ना, अब आगे इन्हीं पे चैप्टर्स आ रहे होंगे। एक चैप्टर पूरा सिर्फ इस बात पे होगा कि डेप्रिशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो रेवेन्यू रिसीट है वो रिसीट है जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग से आ रही है। रेवेन्यू एक्सपेंस था वो जो नॉर्मल ट्रेडिंग में एक्सपेंस कर रहे थे, रेवेन्यू रिसीट हुआ जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग से आ रही है। इसमें डिस्काउंट भी है, इसमें जो है वो सेल्स ऑफ गुड भी है, उसमें फी फ्रॉम द क्लाइंट भी है, वगैरह वगैरह। आखिरी बात है मेरे ख्याल से, इसके बाद कुछ बातें रह गई। आखिरी बात है ऐसी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्या रूल्स हैं। वाह क्या बात है, उसूल है चूंकि इसलिए डिस्कस हो रहा है। कोई अच्छा सा बच्चा पढ़ के सुनाया दे मुझे, बड़ा प्यारा उसूल लिखा है, बड़ा मुझे पसंद है ये जुमला भी, जो मैंने कहा था, गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस और फिर ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ये उसूल, ये इसकी इंग्लिश पढ़ के अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अदरवाइज तो बड़ा ब्लैंक सी, बड़ी ब्लैंड सी स्टेटमेंट्स होती है ना, तो इसमें ज़रा इंटरेस्टिंग है। जी क्या स्टेटमेंट है बताइए जल्दी से, शाबाश सुनाए, हंसे नहीं। वाह वाह, देखें हमारे अकाउंटिंग पढ़ते बच्चे खिलखिला रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। जी अब्दुल्ला भाई। It is necessary for a business to value its inventory at the end of each financial year. Inventory is always valued वाह। at the lower of cost or net बस यहाँ रुक जाइएगा। realizable value. वाह 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 वाह, क्या जुमला है ना, इतना खूबसूरत जुमला है। इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्या मतलब हुआ इसका?
इतनी अच्छी बात लिखी है। मतलब आप बताएं ना, थोड़ा इंग्लिश में लिखा है ना भाई, अंग्रेजी में लिखा है। कोई बच्चा बताए। मैं अपने पास से माइक एक लड़कों को दे दिया मैंने, एक लड़कियों को दे रहा हूँ। अब देखते हैं कौन अच्छा जवाब देगा। लीजिए लड़कियों। जी लड़कियों। ahem. इन्वेंटरी वैल्यूएशन में लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बताइए बताइए। वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक आप लोग सोचें, तो जब बोलने लगेंगे तो वापस से करेंगे। भाई ये तो इन्होंने हार मान ली। मैंने नहीं मानी तो माइक मुंह पे करीब रखिए और शुरू कीजिए। शाबाश। अपने जबाने बताइए, वो छोड़ दीजिए, बंद कर दिए बुक को। जी। चलो, आपने अभी बताया कि जो भी इनमें से कम हो उस पे हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो या फिर जो उसकी जो कॉस्ट है। ये होती क्या चीज़ है? जो कॉस्ट है वो बेसिकली कैरेज इनवर्ड्स, आपकी इन्वेंट्री की कैरेज इनवर्ड्स या कोई भी इस तरह का एक्सपेंस उसको लाने के अंदर या उसको ख़रीदने के अंदर जो एक्सपेंस हो वो उसकी कॉस्ट होती है। और जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो उस सामान को क्या नाम है, उस पर कोई मेहनत नहीं कहें आप, कोई एक ख़र्चा खुद से करने का आपको उसके ऊपर, जैसे कोई अगर डैमेज गुड है उसको आप रिपेयर करें या देखिए फिर 3 चीज़ें होती हैं एक चीज़ में। एक होती है किसी चीज़ की कॉस्ट, कितने की पड़ी। एक चीज़ होती है उसकी प्राइस, कितने की बेचूंगा। और एक चीज़ होती है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, वो तीसरी चीज़ होती है। देखिए क्या बात है। मिसाल के तौर पे मैंने लगाई एक फैक्ट्री। सबा बेटा ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो। मैंने लगाई एक फैक्ट्री सर्फ की। पहले मैं खुला सर्फ बनाता हूँ, उसको पैकेज करता हूँ, पैकेज करके बेचता हूँ। सर्फ की कॉस्ट मेरी आ रही है लेट सपोज 50 रुपये पर बैग जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, पैकेजिंग वैकेजिंग के बाद बेचता हूँ मैं 100 रुपये का। ये मेरी प्राइस है और कॉस्ट ये आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको मार्केट में ले जाके बेचूंगा तो मुझे इसके 75 मिल जाएंगे। ये अगर मैं अपनी ब्रांड के साथ ना बेचूं, अपनी ब्रांड को ना बेचूं, बल्कि एक्चुअली मार्केट में मुझे इससे कितने पैसे मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? एक तो है ना मैंने अपनी ब्रांड के साथ बेचा, मैंने अपना मैं बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा चल रहा हूँ जी। एक सिचुएशन है कि नहीं, मुझे इसको एज एन इन्वेंट्री बेचना पड़ रहा है। या यूं कर लें चलें कि ये फिनिश गुड नहीं था, रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल था, मैंने सोडा मंगाया था बाहर से। 500 टन सोडा पड़ा है मेरे पास। 500 टन सोडा की पर केजी कॉस्ट थी 50 रुपए। सोडा को मैं कन्वर्ट करके अपने गुड बना के उस 50 रुपए के 100 बना लूंगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी इस वक्त मुझे वो सोडा अगर मैं बेचने जाऊं तो कितने का बेच पाऊंगा? तो हो सकता है वो प्राइस ज़्यादा हो, मैं 75 का बेच पाऊँ, हो सकता है उसे। ठीक है, रिकॉर्ड कौन सी प्राइस पे करूंगा इन्वेंट्री को? वो प्राइस जिस पे उसको एक्चुअली मार्केट में सेल करूंगा, वो प्राइस जो मैं रियलाइज करवा सकता हूँ, उसकी रियलाइजेबल प्राइस समझ में आई? उसको उसी हालत में अगर मैं बेचना चाहूँ तो वो रियलाइजेबल प्राइस हो। तो मैं एक्चुअली, इन्होंने रूल बताया लोअर ऑफ द, इन सब में जो सबसे नीची है उस पर रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री की कॉस्ट। जब इनकम स्टेटमेंट में इन्वेंट्री लगा रहे होंगे, अगर 50 रुपए उसकी कॉस्ट आई होगी और रियलाइजेबल वैल्यू 75 होगी तो 50 लगाएंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट 50 रुपए आई, रियलाइजेबल 20 रह गई। क्यों होता है ऐसा? आपका इन्वेंट्री डैमेज हो गई, कॉस्ट तो 50 आई थी भाई, अब ये मार्केट में लेके जाएंगे ना, ये कोई नहीं लेगा, ये बेकार हो गई, मिस प्रिंट हो गई, मिस प्रिंटिंग हो गई पैकेजिंग पे, बेकार हो गई। टेस्ट चेंज हो गया, बड़ी महंगी मंगाई थी, अब कोई ले नहीं रहा, अब मार्केट में इसकी वो बात ही नहीं रही। बड़ी अच्छी मंगाई थी, अब वो दूसरी जगहों पे पैसे गिर गए तो हमें भी गिराने पड़ेंगे, हालांकि मंगाई महंगी थी हमने। तो अब अगर रियलाइजेबल वैल्यू नीचे चली गई तो फिर वो 45 हो गई या 20 हो गई, तो अब इन्वेंट्री में क्या चीज रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट ही रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। ये एक बहुत बहुत लॉजिकल बात है ना। मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास, क्यों अगेन धोखा होगा लोगों के लिए। 50 के हिसाब से मैंने वैल्यू लगाई हुई है और एक्चुअली मार्केट में उसकी 10 भी नहीं मिल रहा है। मैं बिजनेस बेचने गया, मैंने कहा भाई मेरे पास 50 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है, बहुत सामान है। वो 50 करोड़ का लिखा हुआ है कॉस्ट में, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 50 करोड़ नहीं है, वो 10 करोड़ भी नहीं बची अब किसी वजह से, चूहे खा गए उसको। तो जो रियलाइजेबल वैल्यू हो, अगर वो रियलाइजेबल वैल्यू आपकी कॉस्ट से भी कम है तो फिर रियलाइजेबल वैल्यू रिकॉर्ड होगी।
और अगर कॉस्ट ज़्यादा कम है रिलायबल वैल्यू से तो फिर कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगती हैं ये बातें ना। आईएएस मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते थे, मैं इसमें नंबर भी मेरे अच्छे आते थे हमेशा। तो आईएएस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स का टॉपिक हमारा क्लोज हुआ। जो इस कोर्स में रिक्वायर्ड था वो सारे हमने देख लिए। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, बहुत बातें करते हैं हम लोग, बहुत डिस्कशंस करके चीज़ों को फैसला करते हैं कि इसको अगर ऐसे हो गया तो क्या करें, अगर यूँ हो गया तो क्या करना चाहिए। तो ये सारी डिस्कशंस हम बड़ी तफसील से करके, क्योंकि पूरी दुनिया पे अप्लाई होने होते हैं वो प्रिंसिपल्स, तो वो ऐसा ना हो कि वो किसी एक साहब के विम्स हों कि मुझे तो ऐसा पसंद है, बल्कि वो वाकई एप्लीकेबल और कोई फ़ायदेमंद चीज़ होनी चाहिए। तो इस पे हम बात को एंड करते हैं। आप लोग इसके वॉक थ्रू भी ज़रूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग वॉक थ्रू है, जिसमें ये बात असल में देखिए सवाल किस तरह से कर रहे हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारा जो रेवेन्यू या हमारी कॉस्ट या हमारा प्रॉफिट या हमारी इनकम स्टेटमेंट ओवर स्टेटेड तो नहीं हो जाएगी कहीं, अंडर स्टेटेड तो नहीं हो जाएगी कहीं, या ठीक रहेगी। इस तरह के सवाल भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो ज़रा ये वॉक थ्रू आप करिएगा, उसके बाद इसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज भी करिएगा और मुझे इसका जवाब आप कल तक दे दीजिएगा, ताकि हम फिर परसों यानी कल हम अगली वीडियो बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।